हेलो एवरीवन। आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो कोई एकेडमिक टॉपिक नहीं है कि आज हम कोई मैपिंग या समथिंग की प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें या कितने समय में हमारा ये ऑप्शनल तैयार हो जाना चाहिए और वगैरह वगैरह टॉपिक जो है। आज हम कुछ स्टूडेंट से जुड़े हुए कुछ ऐसे बहुत ही क्लोज टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग फेस तो करते हैं बट उसके बारे में बात कोई नहीं करता है। और वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि मैं ऑलरेडी 25 ईयर्स का हो चुका हूँ, मैं ऑलरेडी 26 ईयर्स का हो चुका हूँ, मैं ऑलरेडी 28 ईयर्स का हो चुका हूँ, 30 ईयर्स का हो चुका हूँ। तो क्या मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर प्रिपरेशन करनी चाहिए? शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं ऑलरेडी अपने 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, फोर्थ अटेम्प्ट में हूँ, फिफ्थ अटेम्प्ट में हूँ, मैं क्या करूँ उसके लिए? आज कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हो सकता है डिस्कशन लंबा चला जाए। मैं आपको कुछ कुछ उदाहरण बताऊंगा अपने, जब मैं सर्विस में था या जब मैं जो मैंने चीज़ सीखी है, मेरी फैमिली में जितने लोग सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे जो मैंने सीखा है। मैं आपको एकदम रियल रियल एग्जांपल बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ, वो एकदम फैक्ट है। कितना आपके प्रोफेशनल लाइफ पे उसका असर पड़ेगा। आप अगर मान लो बहुत लेट से सर्विस ज्वाइन करते हो और जो सो कॉल्ड एक एक जुमलेबाजी चलती है यूपीएससी के कोचिंग इंडस्ट्री में कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो कुछ होता ही नहीं है, असली पावर तो सेक्रेटरी में है, जॉइंट सेक्रेटरी में है, या जो उस तरीके की जो बातें कही जाती हैं, तो वो क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, क्यों ऐसा होता है, उसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो कुछ सवाल मैंने यहाँ पहले से लिख रखे हैं, तो धीरे धीरे इन सारे सवालों को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है डाउट कि क्या एज मैटर करती है सिविल सर्विसेज में? हाँ, बिल्कुल करती है। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग एज की बात करें तो हाँ, आपको 21 साल का होना चाहिए और 32 साल से ऊपर आप नहीं दे सकते हो। बट उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर मैं मान लीजिए 28 साल का हो गया हूँ, मैं 27 साल का हो गया हूँ, या 29 साल का हो गया हूँ, 25 का हो गया हूँ, 24 का हो गया हूँ, 30 का हो गया हूँ, तो क्या आप मुझे इस एग्जाम में अपना टाइम, एनर्जी, पैसा ये सब खर्च करना चाहिए, देना चाहिए? क्या ये एग्जाम उतना वर्थ इट है? तो देखो, इसका कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। आपने अनु कुमारी मैम का नाम सुना होगा, है ना? AIR 2 थी ये। आपने ईरा सिंगल मैम का नाम सुना होगा। इनकी लाइफ के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ये AIR 1 थी। ठीक है। अनुदीप दुरीशेट्टी सर के बारे में आपने सुना होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। गौरव अग्रवाल सर के बारे में आपने सुना होगा। आप इनका बैकग्राउंड देखो। अनु कुमारी मैम के पास तो भाई वो तो जब 30 ईयर्स की हो गई थी तब उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। उनका तो बच्चा भी था 4 साल का। और जब उन्होंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था, उनका सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, बिकॉज जब उन्होंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था तो कोई बहुत तैयारी करके नहीं दिया था। अपने इंटरव्यू अपने इंटरव्यू में वो बता रही थी कि प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले वो अपनी नौकरी छोड़ के उन्होंने एक ट्राई यूपीएससी को देने का सोचा। और 4 महीने 3 महीने पहले ही उन्होंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, जस्ट प्रीलिम्स के जस्ट 3 महीने 4 महीने पहले। हीरा सिंगल मैम के बारे में तो आप सभी जानते हो कि भाई उनका सिलेक्शन हुआ था, स्टिल उनको सर्विस नहीं मिली, बाद में उन्होंने टॉप कर दिया। अनुदीप दुरीशेट्टी सर का 5वें अटेम्प्ट में रैंक बना था, ऑल्दो वो सर्विस में थे, सिलेक्ट हो गए थे, IRS थे, बट स्टिल वो ट्राई कर रहे थे। ये सब पता नहीं कितने एग्जाम्पल हैं। हर साल जैसे 2024 में भी आप देखोगे तो 1100 प्लस वैकेंसीज हैं हर साल में। इस 1100 में से आपको 20 या 30 लोगों की कहानी बस सुनाई जाएगी। सिलेक्टेड लोग, बिल्कुल। कोई किसी का बहुत ही अलग बैकग्राउंड होगा, कोई रैंक 1 है, रैंक 2 है, किसी का चेहरा देखने में अच्छा है। एक तो एक्सट्रीम पावर्टी वाला जो एक होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम। एक जो है लाखों की नौकरी छोड़ के देश वापसी की है, वो वाली स्टोरी। एक वो कोई मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर रही थी। एक फलाने कोई स्टोरी है, एक ढिमकाने कोई स्टोरी है। बट मेजोरिटी ऑफ लोगों की कहानी आप तक पहुंचती नहीं है, बिकॉज उनकी रैंक 400 है, 500 है, 600 है। उनको IAS नहीं मिला है, उनको IPS नहीं मिला, अनटिल अनलेस उनके देखने में या बहुत अट्रैक्टिव हैं, कपड़े बहुत वैसे पहनते हैं,
कि जिससे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं। अब जरूरी नहीं है कपड़ों का मतलब जो एक ऑर्थोडॉक्स सोच है वो नहीं, कपड़ा मतलब कुछ भी, कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल देंगे कि जिससे वो वायरल हो जाए, बस उन्हीं की कहानी चलती रहती है। आप और कुछ नहीं जानते उसके बारे में। स्ट्रगल तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्ट्रगल। कोई सिंपल स्टूडेंट कि जो 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गया, 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गया, वो उसने सोचा कि मैं एक बार आईएएस के लिए प्रिपेयर करता हूँ, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक हूँ, ठीक है, तो मैं कोई नौकरी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं सीधे जाऊंगा, मैं घर से मान लो ठीक ठाक हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, इतना पैसा है कि एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी ही करूंगा या करूंगी, लेकिन खुद के बलबूते पे करेंगे, ठीक है, कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं करेंगे, या मान लीजिए कोचिंग भी कर रहे हैं तब भी, तो उनका बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड है, वो कोई बहुत ऐसा अमीर घर से नहीं है, बहुत लाखों का पैकेज छोड़ के नहीं आया है, बहुत देखने में सुंदर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ज्यादातर लोगों की स्टोरी ऐसी सुनाई जाती है, ऐसे ज्यादातर लोगों की स्टोरी आपको नहीं सुनाई जाती है, इस पे व्यूज नहीं आएंगे, इस पे बेसिकली ये चर्चा का विषय नहीं बनेगा, ठीक है, चमत्कार जिसको कहा जाता है, मिरेकल बिकता है मार्केट में, कोई एक ऐसी स्टोरी बताओ कि नीम के पेड़ के नीचे बैठ के एनसीईआरटी पढ़ते थे और आईएएस निकाल लिया, रैंक वन भी आ गई, है ना। तो अब कोई ये बोले कि अच्छा ठीक है मैं 28 साल का हो चुका हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, तो देखो अगर आप लगातार एग्जाम दे रहे हो, अगर आप 28 के हो गए और आप 21-22 साल की उम्र से एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ऑलरेडी सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो 21 साल 22 साल के थे, कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, फिर कहीं एमबीए करने चले गए, एमटेक करने चले गए, बहुत सारे लोग डॉक्टरेट के लिए आते हैं, ठीक है, और फिर नौकरी करते हैं, या हो सकता है कॉलेज के बाद ही जो प्लेसमेंट मिला उसमें ही नौकरी में चले गए, 2 साल 3 साल उन्होंने नौकरी की, कनिष्क कटारिया सर का एग्जाम्पल है ना, उनका तो 27 ईयर्स की जब हो गए तब उन्होंने अपना एग्जाम दिया था, ऑलरेडी वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे, वो तो किसी से कम भी नहीं थे। तो आप अगर मान लीजिए जैसे आप एक जॉब का एक्सपोजर चाहते हो, या आपने जॉब किया है, नौकरी की है, अपना टाइम दिया है, सब कुछ किया है, पैसा इकट्ठा किया है कि तैयारी करने से पहले मैं एटलीस्ट एक जॉब कर लेता हूँ, पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, तो फिर आप गलत नहीं हो, तो आप बिल्कुल इस सर्विस के लिए एकदम सुटेबल हो, एकदम 100%, ठीक है, बिकॉज जो एक्सपीरियंस आपको है, जॉब कर रहे हो इसका मतलब आप नौकरी कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, दुनिया को अपने कंधों से देख रहे हो, अपनी नज़रों से देख रहे हो, हर जिम्मेदारी को अपने हिसाब से, क्योंकि क्योंकि आप रूम लोगे, आप कहीं जाके रहोगे, मेड का खर्चा, या मान लो टिफिन लगवाया तो उसका खर्चा, खुद खाना बनाया तो उसका खर्चा, हर छोटी छोटी चीजों से लेकर के आपने खुद डील किया है। आप पढ़ने लिखने में अच्छे, दैट इज वाई आपका प्लेसमेंट हुआ है, नौकरी कर रहे हैं आप, सरकारी नौकरी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई आरबीआई में होता है, कोई रेलवे में होता है, कोई पुलिस में होता है ना, डिफेंस में बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसे, इसमें इनकम टैक्स में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में बहुत लोग जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, कोई लेखपाल होता है, कोई कुछ होता है, आपने अपना टाइम वेस्ट तो किया नहीं है, तो क्यों आप बिना मतलब के गिल्ट में है ना। और जो बात एक कही जाती है कि भाई डीएम जो है बच्चा होता है असली पावर तो सेक्रेटरी में होती है। आप अपने जिले के, डिस्ट्रिक्ट के डीएम के ऑफिस चले जाइए, कलेक्ट्रेट में चले जाइए, और वहां जाके वहां के डीएम से बोल दीजिए, अगर आप उससे मिल पाए कि सर आप तो बच्चे हैं, असली पावर तो सेक्रेटरी में होती है, या उनसे जाके बोल सर आपका कौन सा अटेम्प्ट में हुआ था आपका, मान लो इतना हम्बल अगर वो व्यक्ति हुआ और बोलता है कि मेरा तो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ था, आप जाके उससे बोलो कि नहीं सर आपके अंदर वो वाली बात नहीं है जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों में होती है, आपकी फिर क्या हालत होगी है ना, पता नहीं आप उस जिले में रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, बट आप समझो ना। और ये सब जुमलेबाजी जो की जाती है वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है, जो 17-18 साल के बिल्कुल 17 या 18 ईयर्स के होते हैं, या यूं कहिए कि 18 से लेके 22 साल की उम्र के बीच के जितने भी लोग होते हैं, इनको इनको अट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है, बिकॉज ये वो लोग हैं जो अभी तुरंत स्कूल से निकले हैं या तो कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, इन्होंने दुनिया का कुछ नहीं देखा है, इनको कुछ नहीं पता, इनको इनका फीस वगैरह हर चीज सब कुछ घर से आ रहा है, आप समझ रहे हो ना इनका। आप मंडे को इनको कोई बहुत अ, देशभक्ति वाली मूवी दिखा दो, तो पूरे हफ्ते भर ये देशभक्त बन के घूमेंगे, आप अगले हफ्ते इनको कोई रोमांटिक मूवी दिखा दो, तो एकदम पूरा मतलब वो बन के घूमेंगे कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, देवदास टाइप से या समथिंग जो भी है ना, फिर उनको आप कोई वैसा सस्पेंस वाली मूवी दिखा दो तो इनसे बड़ा शर्लॉक होम्स कोई नहीं होगा, तो इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, दैट इज वाई सब जुमलेबाजी की जाती है, ये सब डायलॉग्स मारे जाते हैं, ये सब बातें बोली जाती हैं,
वरना अगर आप किसी से एसडीएम से लेकर के ऊपर जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, यहाँ तक की हायरार्की पूछ दी जाए कि सर आप सर एसडीएम के बाद क्या बनते हैं या समथिंग उसके बाद क्या बनते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी में क्या अंतर होता है, किसी को कुछ नहीं पता है ना। और माहौल तैयार करने के लिए क्या करेंगे कि वो सरकारी सर्विस में जैसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे रेलवेज में हम लोग के यहाँ सिग्नल सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान होता था, जनरल अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग्स होता था, जीएडी इसको बोलते थे। अब मैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स बोल दूं तो लोगों को लगेगा हाँ हाँ नौकरी तो की है इसने, बढ़िया किया है। तो वही आपको बताएंगे, नोटिंग लिखी जाती है, उस नोटिंग में आप एक फाइल नंबर होते हो, आप फाइल नंबर में आपकी नोटिंग लिखी जाएगी, आपके ऑब्जर्वेशंस लिखे जाएंगे कि मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा। ये सब एक, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, बट ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है पूरी सर्विस का। आप 30 सालों में सिलेक्ट होते हो, 30 ईयर्स, तब भी आपके सामने 30 साल की सर्विस है, 30 ईयर्स की। 30 ईयर्स आप क्लास वन ऑफिसर बन के रहोगे। अभी जो 5400 ग्रेड पे के करस्पॉन्डिंग जो सैलरी बनती है, ठीक है, 5400 ग्रेड पे का मतलब हुआ 56,100 बेसिक पे। वो भी अभी जब अ, अभी वो जो 8 फाइनेंस कमीशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये और बढ़ जाएगी सैलरी, बेसिक पे वगैरह सब रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपकी फ्रॉम द डे वन है, इसके ऊपर अभी डियरनेस अलाउंस और पता नहीं क्या क्या काउंट होता है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, और फिर जैसे मान लीजिए आपकी कहीं रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग है तो वो सब है। और एचआरए के बदले में जैसे आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस जो होता है, वो उसके कंपेरिजन में जो आपको बंगला दिया जाता है, घर दिया जाता है, वो बहुत ही मतलब लाविश होता है। थ्रू आउट लाइफ टाइम आप एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन के रहोगे, है ना। लेकिन नहीं, तो उससे बिजनेस कैसे चलेगा लोगों का, है ना। 800 करोड़, 1000 करोड़ की का जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो कैसे होगा। अचानक से मुखर्जी नगर से उठ के कहीं दूसरी जगह पे बिल्डिंग खोल दे रहे हैं, वो कैसे, उसको खोलने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इन्हीं सब चीजों से ना आएगा। आपको आधी अधूरी बातें बताई जाएंगी, एग्जैजरेटेड बातें बताई जाएंगी, झूठ बताया जाएगा। मान लीजिए मेरी जेब में 100 रुपए है, मैं आपको बोल दूं कि नहीं मेरी जेब में 1000 रुपए है, तो मैंने 100 का 1000 एग्जैजरेट ही तो किया है ना। वो एग्जैजरेशन वास्तविकता में क्या है, रियलिटी में क्या है, 900 रुपए का तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। कहाँ है 900 रुपए मेरे पास। तो वही सब चीजें हैं। कोई लड़का जो भी सिंसियर होता है, कभी भी जब वो आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, सबसे बड़ा सिविल इंजीनियर बनूंगा। हो सकता है कंप्यूटर साइंस में वो आजकल थोड़ा पैकेज वैकेज देख के प्रभावित हो जाए, उससे कर उससे इफेक्टेड हो जाए। बट मेजोरिटी ऑफ जो लोग होते हैं जो एग्जाम को क्लियर करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों से, मेटलिस्टिक चीज़ों से इफेक्टेड होके घुस जाते हैं, वो सब नहीं, ठीक है। वो तो वहीं के वहीं महीने भर में गायब हो जाते हैं, वो पिच पे टिके भी नहीं रह पाते। जो सही में वास्तविकता में इस चीज को क्लियर करते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मोस्ट पॉइंट होता है कि वो अपने आप को भीड़ में खड़ा होना नहीं देखना चाहते। उन्होंने मेहनत की है, उनके अंदर क्षमता है, उस बात को समझते हैं। हाँ, ये बहुत कॉन्शियसली दिमाग में नहीं आता कि यस मुझे करना है, मैं एकदम बिल्कुल भीड़ से हट के रहूंगा, ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो आदत होती है जस्ट एक, ठीक है, उसमें। और वही सेम आदत थ्रू आउट उनके लाइफ टाइम चलती रहती है। आप देखते हो ना कि कोई बहुत ही खराब परिस्थितियों में भी रह के ऐसा कुछ कर देता है कि जो एक सामान्य ह्यूमन कैलिबर का व्यक्ति उस चीज को नहीं कर सकता है। सेम उसी तरीके से आईएएस के एग्जाम में होता है, कोई नहीं सोच रहा है कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनूंगा कि डिप्टी सेक्रेटरी बनूंगा कि फलाने ये बनूंगा ढिमकाने ये बनूंगा, है ना। वो सब यही सोचते हैं कि मेरा एक बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए तो मैं एक ऐसा काम करूंगा, दुनिया का सबसे 5 सबसे कठिन एग्जाम्स में से आता है ये एग्जाम। इतनी कम एज में आप 22-23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, इवन 30 ईयर्स भी बहुत कम एज होती है। जितनी पावर आपके पास होती है उस एज में, उतनी पावर किसी और के पास नहीं होती है। एक पॉलिटिशियन, कोई व्यक्ति एमएलए बनता है, अपना अपनी पूरा पूरा जीवन भर, पूरे जीवन भर वो इतना, कहीं चुनाव लड़ रहा है कि हार रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है, कितना पैसा लगता है एमपी और एमएलए के चुनाव चुनाव लड़ने में, तब जाके उसके पास उतनी थोड़ी बहुत पावर आती है, वो भी इतनी तो कभी नहीं आएगी। आप इतने यंग एज में ऐसी जगह पे पहुंच रहे हो जहाँ पे आपके पास पूरा के पूरे एक सब डिवीजन की जिम्मेदारी होती है, डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है। आप ऐसे ऐसे वर्क एक्सपोजर से गुजरते हो जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। और कहीं पर भी आप जाओगे, आप बताओ कि मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, फिर आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कितने लोगों को सुनते हो कि जो आईएएस की नौकरी छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कितने लोगों को सुनते हो कि आईएएस की नौकरी छोड़ के फलाने कहीं चले गए। आप पॉलिटिक्स में चले जाएं बट वो बात वही बहुत कम होता है, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता।
बट मैक्सिमम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के इसमें आते हैं। कहीं से कोई एमबीए करके आया वो आईएएस में आएगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है कुछ है, वो भी छोड़ के यहाँ पे आएगा। क्यों? है ना? जो आपकी आपका सोशल रिकग्निशन होता है, एकदम ये कोई गलत बात नहीं है कि आप सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए या कुछ करने के लिए अपना नाम बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, सब करते हैं भाई, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। अब वो नाम आपको मान लीजिए थोड़ा लेट मिल रहा है, 28 ईयर्स में मिल रहा है, 29 ईयर्स में, 26 ईयर्स में मिल रहा है, फोर्थ अटेम्प्ट में मिल रहा है, फिफ्थ अटेम्प्ट में मिल रहा है, तो क्या गड़बड़ी है? कौन पूछने जा रहा है? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो जनरेट किया आता है दो कौड़ी के टीचर जो आजकल के ये यूट्यूबर कम सेलिब्रिटी टीचर बन रखे हैं, इससे इनका बिजनेस चलता है भाई। मूवीज बन रही है, अ, अठन्नी चवन्नी टाइप की ये वेब सीरीज बन रही हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई के नाम पे संसार के सब काम हो रहे हैं। है ना? कि गर्लफ्रेंड बन जा रही है, ये हो जा रिलेशनशिप में घुस जा रहे हैं। है ना? फलाने इतना इमोशन, ये ऐसा होता है। अगर इतना ही डोपामिन रिलीज हो रहा है, इतना सब कुछ होता है, तो फिर ये एग्जाम कठिन ही कहाँ रह गया? तो मजा ही मजा आएगा। आपके हमेशा दिखाया कि दोस्त यार हमेशा दोस्त हैं बने हुए जो लाइफ टाइम। भाई दोस्त छोड़ो, माँ बाप तक से बात नहीं होती है, कहाँ दोस्त बन जा रहे हैं यार, कहाँ वो ऐसा हो जा रहा है? तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचो ना, जीवन एक मिला है, आपको अपने बारे में देखना है, आपकी परिस्थितियां क्या है। अगर आपकी परिस्थितियां, आपकी सिचुएशंस आपको अलाउ करती हैं कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 27 ईयर्स का हो चुका हूँ, मेरे पास ठीक ठाक पैसा है अकाउंट में, मैंने नौकरी की है, कुछ किया है, तो मुझे इस एग्जाम के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट में नौकरी में रह के ही देख के देखता हूँ, सिलेबस वगैरह देख लेता हूँ, कोई जल्दीबाजी है नहीं, जैसे इतना दिन इंतजार किया वैसे एक साल और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है? देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास पैसा है तो आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। आप आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करती है, और धीरे धीरे उस चीज़ को आप क्या नाम से उसके बारे में रिसर्च करके देख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास, आप ये फालतू के जुमलेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ोगे, बिकॉज आप ऑलरेडी इतने बड़े हो गए हो, इतने जिम्मेदार हो गए हो, और आपने बहुत सारी दुनिया देख रखी है। भले आप मान लो नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आप बहुत सारी चीज़ों को समझते हो। अब अभी आपका कोई इतना जल्दी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है कि नहीं? आप जब 18 ईयर्स के थे, 19 ईयर्स के थे, तो आपको कितना गुस्सा, कितना छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाते थे, कितना आप वो याद करो और अभी क्या याद करो। ठीक है? तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो लोग पीसीएस से सिलेक्ट होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो जिसको बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को पीसीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है। एक पीसीएस होता है, एक पीपीएस होता है। जैसे आईपीएस होता है तो स्टेट के लिए, जब ब्रिटिश इंडिया में था तो वहाँ प्रोविंसेस होते थे स्टेट की जगह पे, तो उसी को प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, पहले आईसीएस होता था ऑल इंडिया लेवल पे, प्रोविंसेस में पीपीएस होता था और पीसीएस होता था, और स्टेट सेंट्रल लेवल पे आईपीएस होता था, तो यहाँ पे पीपीएस होता था। ठीक है? तो जो व्यक्ति ये पीसीएस या पीपीएस बनते हैं, ये एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 साल सर्विस करेंगे, तब जाके आईएएस या आईपीएस में प्रमोट हो पाते हैं। वो भी इनका सर्विस रिकॉर्ड बहुत मैटर करता है। डीजीपी का रिकमेंडेशन मिलता है, या जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनका रिकमेंडेशन मिलता है, तब जाके ये इनका हो पाता है। आप इनसे जाके पूछो। और ये पीसीएस के पीपीएस का, ये जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, ये निकालना कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। लोगों को भले लगता हो कि हम 3 महीना में पढ़ के मैं कर दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो 3 महीने के बाद वो खुद ही गायब हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात होती है उनके लिए, आप एक बारी कभी करके देखना। यस, आप यंग एज में जा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। और अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया था, जजमेंट आया था, जिसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था सीनियर प्रमोशन के लिए, क्राइटेरिया मतलब आपको सर्विस में जो इम्पोर्टेंट पोजीशन दी जाती हैं, उसमें सीनियरिटी से ज़्यादा कि आप सीनियर, जैसे सीनियर का मतलब ये है कि जैसे कोई बंदा 29 साल में सेलेक्ट हो रहा है, कोई बंदा 24 साल में सेलेक्ट हो गया, तो 24 साल वाला ज़्यादा सीनियर होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, वो 36 37 ईयर्स की सर्विस करेगा। फिर 29 ईयर्स में है, वो 31 32 ईयर्स की सर्विस करेगा। ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। है ना? कि भाई कोई व्यक्ति बहुत लायक है, बहुत काबिल है, तो आप खाली उसकी सीनियरिटी के आधार पर उसको थोड़ी हटा सकते हो, उसको इंपॉर्टेंट पोजीशन देने से मना कर दोगे। बेस्ट एग्जांपल है अभी उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी थे, रिसेंट बने थे, अभी आप न्यूज़ सुन रहे होगे, उनसे बहुत ज्यादा यूपी में सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, आईजी रैंक के थे, एडीजी रैंक के थे, जो डीजीपी बनने लायक थे, बट उनको बनाया गया। और ये सब पॉलिटिकली बहुत सपोर्टेड होते हैं।
बातें होती हैं। मतलब जैसे आप भले ही बहुत एक वो है ना कि आपका कनेक्शन कितना है, आप कितना बैलेंस बना के चलते हो, आप अपने सर्विस में जो है वो तो है ही। ठीक है, आपको आपके सीनियर्स पसंद करते हैं, आपके जूनियर्स पसंद करते हैं, बट आपका पॉलिटिक्स में भी बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन है। पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में रह के पॉलिटिक्स में कनेक्शन होना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, अनटिल अनलेस आप करप्शन नहीं कर रहे अब तक। कोई कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, किसी अफसर का नाम मुख्यमंत्री तक को अगर याद है, तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर अच्छे उसमें याद है तो, अच्छे सेंस में। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर एज मैटर करती है तो कितना, इफ यस तो कितना। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना मैटर करती है, कितना नहीं मैटर करती है। अगेन वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो ये गलत चीज़ है। आप 26-27 साल के हो गए हो, सिर्फ तैयारी कर रहे हो, तो ये गलत बात है भाई। आपके लिए गलत है, बाकी आपके पेरेंट्स वगैरह सोसाइटी उससे कोई मतलब नहीं, आपके लिए गलत बात है। आपको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों से पैसा मांगना पड़ रहा है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। आपने दुनिया देखी, या तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और सबसे सबसे जरूरी चीज़, आप प्रिविलेज्ड हो कि इतना पैसा आ रहा है घर में कि आप मतलब तैयारी करो, कुछ करो, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। बट धीरे धीरे ज्यादातर लोगों के सामने समस्या ये रहती है ना कि उनका शरीर भी उनका साथ देना बंद कर देता है। आप 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में रात को 4 घंटे जाके नेक्स्ट डे 18 घंटे काम कर सकते हो, 16 घंटे काम कर सकते हो। अभी आप वो कर सकते हो? कितना मुश्किल होता है। तो अगर आप मतलब जैसे नहीं नौकरी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी खाली तैयारी ही कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, आपका चौथा पांचवा अटेम्प्ट हो चुका है, तो भाई आप कुछ सोचो अपने बारे में। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बिटर ट्रूथ है, हार्श ट्रूथ है, बट हाँ आपको करना चाहिए। और जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अगर आप नौकरी करके रात को 4 घंटा ही बैठ के पढ़ रहे हो, 3 घंटा ही पढ़ रहे हो, तो आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना बाकी बच्चों के लिए, जितना आपने जब अपनी तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की थी तब आपको पढ़ना पड़ता था। और प्रोफेशनल करियर, जैसे डज इट इफेक्ट माय प्रोफेशनल करियर? तो प्रोफेशनल करियर क्या है भाई? अगेन मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप मान लो 28 साल के हो गए हो, ठीक है, आप सर्विस में जाते हो, और उसके बाद फिर आपको पहली पोस्टिंग मिलती है। मान लो आप आईएएस भी नहीं बनते हो, आप आईपीएस भी नहीं बनते हो, आईआरएस बनते हो। तो जनरली 4 से 5 प्रमोशन मिलता है हर व्यक्ति को। 4 प्रमोशन तो सबको मिलता है। 32 ईयर्स में भी अगर कोई सिलेक्ट होता है, 28 साल की सर्विस करता है, तो उसको 4 प्रमोशन तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, जैसा इनकम टैक्स में भी आप सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हो, एसीआईटी। फिर डीसीआईटी होता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हैं। फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं। फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनते हैं। फिर सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जीएसटी वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उसके मेंबर बन जाते हो। तो इतनी हायरार्की में पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट, मतलब कोई व्यक्ति डायरेक्ट आईआरएस सेलेक्ट हुआ है तो वो कमिश्नर तक या चीफ कमिश्नर तक तो जाता ही जाता है। कमिश्नर तो सब बनते हैं भाई। इस बात को आप नजरअंदाज नजरअंदाज मत कीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि आप आईएएस में हैं तो आप जैसे कोई व्यक्ति 24 साल 23 साल की उम्र में है तो वो आईएएस बन गया तो वो डीएम बनेगा ही बनेगा, वो डिविजनल कमिश्नर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोगों को डिविजनल कमिश्नर और डीएम में अंतर ही नहीं पता होता है। ठीक है, सर्च कीजिएगा ज्यादा बड़ा कौन होता है, ज्यादा सीनियर कौन होता है। कोई गारंटी नहीं है। आपको कोई एक ऐसा घटिया जगह पोस्टिंग दे देंगे, ऐसे डिपार्टमेंट में आप जाके स्टार्ट रहोगे वहां पे। वो जो आपने एक वो देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे एक वो आती थी, क्या नाम से, एक वेब सीरीज आई थी, उसका नाम था खाकी। खाकी बिहार चैप्टर्स में, इसमें वो अमित लोधा सर के ऊपर का स्टोरी थी। ठीक है, वो देखना आप एक बारी, आपको समझ में आएगा कि ऑफिसर का लाइफ क्या होता है। काफी हद तक आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी बनी हुई है वो। तो उसमें उनको बीच में शंट कर दिया गया था। वो बहुत यंग एज में गए थे, बट बहुत क्या मिल गया। और गवर्नमेंट सर्विस में, वो भी आप क्लास 1 ऑफिसर में हो, तो कोई आपको जो जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जिस तरीके की रिस्पेक्ट, जिस तरीके की सुविधाएं आपको मिलती हैं, उस तरीके की सुविधाएं किसी प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं मिलती, वास्तविकता अगर आप देखोगे तो। मेरे फैमिली में मेरे एक रिलेटिव हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, स्टेट के बहुत बड़े अफसर हैं। अ, इतनी सुविधा उनको मिलती है कि मजाक मजाक में तो हम लोग ये भी कहते हैं कि कि आपके घर का तो बिस्कुट नमकीन भी सरकार देती है। मतलब रीइंबर्स हो जाता है पैसा पूरा। और ये कोई बुरी बात नहीं है, मतलब अब
बिस्किट नमकीन के लिए कोई नहीं रिम्बर्स कर रहा है, बट है जैसे हाँ जितनी भी सुविधाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पूरा फीस वगैरह, लोन वगैरह उनको चाहिए घर बनवाने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, खुद घूमने के लिए, हर चीज़, जो एलटीसी स्कीम होती है, लीव ट्रैवल कंसेशन कंसेशन स्कीम जो होती है, सब कुछ मिलता है उनको। गाड़ी, घर, 50 तरह की सुविधाएं होती हैं। आपको रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप उससे बहुत ऊपर निकल जाते हो। इसके बारे में जरूर सोचिए। और प्रोफेशनल करियर आपके ऊपर एज की वजह से फर्क नहीं पड़ता है। प्रोफेशनल करियर खाली खाली और खाली आपके आपके इंडिविजुअल जो आप आपका आपके ओन एफर्ट्स हैं कि आप काम कर रहे हो और सही से काम कर रहे हो। जैसे जब मैंने अपनी सर्विस में क्या सीखा है कि हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं करप्ट, एब्सोल्युटली करप्ट, ठीक है। एक होते हैं ऑनेस्ट, समझ रहे हो। और इन दोनों में भी सब कैटेगरी होती है, ठीक है। क्या कैटेगरी होती है कि करप्ट तो हैं बट बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग आदमी भी, करप्ट आदमी भी हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। करप्शन कर पाना सबके बस की बात नहीं होती, बहुत बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। और ना पकड़े जाना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। और दूसरे होते हैं डम टाइप के, एरोगेंट इसको बुलाता है, क्योंकि कुछ काम ना आता नहीं तो और क्या करेंगे, अफसरी भी तो झाड़नी है अपनी। और इसी सेम कैटेगरी में इसमें भी यही स्मार्ट या हार्ड वर्किंग, डम्ब या एरोगेंट टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये करप्ट तो होते हैं। करप्ट क्यों होते हैं? बिकॉज ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, है ना, बहुजन समाज पार्टी हो गई, या मान लीजिए कांग्रेस आ गई, या कोई भी पार्टी आ गई, हर स्टेट में अपना अलग अलग रीजनल पार्टी है, कोई कुछ है। तो ये इसको बहुत ऑनेस्टली सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। जिस जिस जिसकी सरकार है उसके उसके ये बन जाएंगे भक्त एकदम। और अच्छे अच्छे खासे इनको वो मिलता है, पोस्टिंग मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि करप्ट तो जो है सो तो है ही, बट काम बहुत तेजी से करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई काम होगा, आप करवा ले जाएंगे ये, आप देखना। जुडिशरी में कभी इनका मामला नहीं फंसेगा, किसी भी जज के साथ इनका झगड़ा नहीं होगा, किसी भी पॉलिटिशियन के साथ इनका झगड़ा नहीं होगा। वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलते हैं, बट करप्ट होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं, करप्ट तो हैं बट उतने बेवकूफ भी हैं कि भ्रष्टाचारी तो हैं, बट भ्रष्टाचार करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतने गधे हैं। एग्जाम किसी तरीके से पास कर लिया है, एग्जाम पास करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, पास कर लिया है, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, बट उतने बेकार अफसर हैं, किसी काम के नहीं है, निहायती गधा जिसको बुलाता है, ठीक है। ये वो हैं। और ईमान और इनको जनरली ईमानदार की कैटेगरी माना जाता है। वो ईमानदार इस वजह से होते हैं बिकॉज ये करप्शन कर नहीं पा रहे हैं। करप्शन करेंगे कहाँ से? जब कुछ आता ही नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंट फाइल इनकी टेबल तक आएगा नहीं। कोई इनको, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता मंत्री इनको अपने उसमें साथ रखना ही नहीं चाहेगा। सारे सीनियर्स इनको गाली बकेंगे, सारे जूनियर्स इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनका खुद का स्टाफ इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो एक तो ये वाले होते हैं। दूसरे होते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। ये सबके फेवरेट होते हैं। ऑनेस्ट हैं, स्मार्ट भी हैं, तेज तर्रार भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। और उतनी हम्बल, उतने विनम्र होते हैं। कोई मतलब ऐसा दुष्ट नहीं है कि किसी को अपने, कि स्मार्ट है ऑनेस्ट भी है तो किसी देश के ऊपर एहसान कर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये इतना बड़ा अफसर है, आपके बगल से गुजर जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि तीतर के दो आगे, तीतर तीतर के जो पीछे, तीतर वाला जो रहता है एक वो सिस्टम, कि दो गाड़ी आगे दो गाड़ी पीछे, एस्कॉर्ट करते चलेंगे, पूरा टाइ 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 बजाते चलेंगे। ये सब नहीं होता। तो ये करप्ट स्मार्ट वाले और ऑनेस्ट स्मार्ट वाले, इन दोनों के काम करने का तरीका लगभग लगभग सेम, बस अंतर खाली इनके अपने कैरेक्टर में होता है कि एक आदमी को ऑनेस्ट है, एक आदमी करप्ट है। और एक ये होते हैं, ये सबसे खतरनाक ये होते हैं कि ईमानदार हैं और उतने ही गधे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये दिन भर, एक तो ऑफिस में, जैसे ऑफिस 10 बजे खुल रहा है, 8 बजे आके बैठ जाएंगे, सफाई करने वाला है उसका, उसको परेशान करेंगे, अपने स्टाफ को परेशान करेंगे। दीपावली के दिन, दशहरा के दिन छुट्टी है तो सबको बुलाएंगे ऑफिस में, काम करना है, काम करना है, एक अच्छा इनको काम नहीं आता, लेकिन रहेंगे। तो इस तरीके के जो बहुत सारे लोग हैं जो आपको मीडिया में स्टेटमेंट देते मिल जाएंगे कि हम तो, क्योंकि इनके इनके पास दूसरा कुछ है नहीं ना, कुछ आता भी नहीं है,
कहीं से कुछ पढ़ के आ गए हैं संस्कृत वगैरह या समथिंग टाइप से, और इनको ऐसे ऐसे पोजीशन में बैठा दिया गया है जहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग है। जिंदगी में कभी जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा, उसको आप अकाउंटेंट जनरल बना दो, कितने बड़े स्टेट है, वो क्या करेगा वो? ठीक है, तो यही सब रहता है। और अब अगर जैसे मान लो आप लेट में पहुंचे हुए हो, ठीक है, आप इन दोनों कैटेगरी में हो, इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो आप 28 से पहुंचो, 30 से पहुंचो, 32 से पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके काम करने का तरीका सही है, लोग आपका नाम याद रखेंगे। ठीक है, आपने काम में बेस्ट हो, आपको लोग हमेशा, आप, हर पॉलिटिशियन, हर सीनियर जो है आपको अपने पास रखना चाहेगा कि यस हाँ ये बंदा सही है। तो, और ब्यूरोक्रेट जो होता है ना, बहुत जनरलाइज नेचर का होना चाहिए, कोई बहुत स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए। तभी आप जनरल स्टडीज का एग्जाम देते हो ना, पढ़ते हो ये सब चीजें हो। आप डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बनने आते हो यहाँ पे, आप तो एक, आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा 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 करके। और अगर आपको कुछ स्पेशलिस्ट चीजें सीखनी है तो इतना स्टाफ रहता है, ट्रेनिंग होती है, सुविधाएं रहती हैं, सब आप सीख ही लेते हो। सड़क नहीं बनी है तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पकड़ोगे ना, काम करेगा, खुद थोड़ी बैठ जाओगे सड़क बनाने। और वहां देखा जाता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, ये ब्यूरोक्रेट का काम होता है, एक आईएएस ऑफिसर का काम होता है। अब जैसे ये है कि ठीक है, पढ़ते 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 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, अगर इस वाले सवाल को देखें तो 3 अटेम्प्ट दे चुका मैं, आगे चौथा अटेम्प्ट देने की बारी है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको अलाउ करती हैं कि आप चौथा अटेम्प्ट दो, आपके ऊपर कोई बहुत प्रेशर नहीं है, ठीक ठाक फैमिली से हैं, कुछ है ऐसा है, आप बिल्कुल दो भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे 1100 प्लस वैकेंसीज हैं, इसमें से खाली 30-40 लोगों का, या इवन 30-40 में नहीं, 20-30 लोगों का आपको कहानी सुनाई जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस। ठीक है, 21 साल के एज में आईएएस, पहली चीज तो 21 साल के एज में आईएएस बन ही नहीं सकते हो। 21 साल के लिए तो आपको होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कहाँ से बन जाओगे? एग्जाम देते देते आप 22 के हो जाओगे। कैडर अलोकेशन, सर्विस अलोकेशन होते होते उसमें 6 महीना लग जाता है। तो ये फालतू की बातों से दूर रहना है। ठीक है, आपको अब जिस गड्ढे में आप फंसे हो आपको उसके बारे में देखना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको अलाउ करती हैं, आपका मेंटल प्रेशर, मेंटल सिचुएशन उतना सही है कि हाँ ठीक है, आप 3 साल से कमरे में रह के उतना बोर नहीं हुए हो, या मान लीजिए आप 3 अटेम्प्ट आपने दे लिया है, बट आपने तीसरा अटेम्प्ट बहुत सीरियसली दिया है। पहला दूसरा अटेम्प्ट जो है आपने या तो नौकरी में रह के दिया है, या मान लो पहला अटेम्प्ट जिस कॉलेज से निकले तभी दे दिया था, दूसरा अटेम्प्ट तक आते आते आप तैयारी कर रहे थे, जैसे कोचिंग वगैरह में जो सिलेबस खत्म होता है वो लगभग लगभग 2 साल में खत्म होता है। आपने कोचिंग ज्वाइन की जनवरी में और मई में जाके एग्जाम दे दिया, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, कि चलो ठीक है एक्सपीरियंस हो जाएगा। और सेकंड अटेम्प्ट जब आपने दिया तो उस समय भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, बट आपने दे दिया। ठीक है कि ठीक, चलो ठीक है, प्रीलिम्स में फेल हो, कोई बात नहीं हो गई। तीसरा अटेम्प्ट आपने सीरियसली दिया, बट लक उतना सही काम नहीं किया, कि भाई प्रीलिम्स आज बहुत डाइसी हो गया, बहुत रैंडम हो गया, कुछ बात हो गई है। फिर 2023 वाला पेपर था, उसमें बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए। इवन 2020 वाले, 24 वाले में देखिए पेपर ऐसा थोड़ा आ गया, मतलब आसान और मीडियम कैटेगरी में, वैसे आसान तो नहीं था बट पिछले साल के कंपैरिजन में आसान था। तो उसमें भी बहुत सारे लोग फेल हो गए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त के दोस्त हैं जो सर्विस में सिलेक्ट हो गए, 300 के अंदर रैंक आई है, लेकिन इस साल का प्रीलिम्स नहीं निकला। और इस साल तो ये भी था कि मिड अप्रैल में रिजल्ट आ गया था, और जून में पेपर हुआ था, लगभग लगभग 2 महीने का समय मिल गया, उसके बावजूद तो प्रीलिम्स नहीं निकला। तो ये सब होता है। अगर आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियां आपको अलाउ करती हैं कि आप चौथा अटेम्प्ट बहुत मन लगा के दो, तो बिल्कुल जी जान लगा के दो। दुनिया में कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दो बड़े तरीके से। ठीक है, एक वो थी आकृति सेठी मैम थी, 249 उनकी रैंक, 248 या 249 उनकी रैंक थी 2023 वाले अटेम्प्ट में। उनका शायद 5वें 6वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। प्रीलिम्स प्रीलिम्स ही पहली बारी 5वें में निकला था, या शायद 6वें में निकला था, और उन्होंने एग्जाम फोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपको पता ही नहीं है ना। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती है, या इंडियन ऑडिट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज होती है, इनके, या जैसे ISS का आप एग्जांपल ले लो, नाम भी नहीं जानते लोग कि ISS क्या होता है। 19 सर्विसेज होती हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं कि इनका काम क्या होता है, खाली वो IAS IPS इसी या IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के पीछे पगलाए रहते हैं। इतनी पावर होती है ISS के पास, पूरे स्टेट का ऑडिट करता है, इवन पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसका अकाउंटेंट जनरल या प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल होता है।
कोई भी इनका फोन कहीं पर भी जाए, हाँ सारा काम होता है। जिसको भी टाइट करना बोलो फट से टाइट कर देंगे। सीएजी जो डिपार्टमेंट होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वही वाला डिपार्टमेंट है ये, IAAS। पता ही नहीं होता किसी को। आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि यस मेरी तैयारी सही है, आंसर राइटिंग मैं तरीके से कर रहा हूँ, जैसे क्या नाम से जो 2022 की टॉपर थी, हाँ 2022 की जो रैंक 1 थी, उसी साल जो रैंक 4 भी थी, ठीक है, इन दोनों का प्रीलिम्स नहीं निकला, दो अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में निकला तो सीधे रैंक 1 रैंक 4 आ गई। जुनैद अहमद सर के बारे में आपने सुना ही होगा। वो तो पढ़ने लिखने में भी अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे मतलब उनके मार्क्स उस चीज़ को नहीं बताते थे कि वो उतना पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, 60% 10th में 12th में भी इतने इसी के आसपास थे। हम सब कहाँ से मोटिवेशन लाते हैं? लोगों की कहानियां सुन के तो लाते हैं कि भाई इसकी स्टोरी ये थी, इस लड़के की स्टोरी ये थी, इस लड़की की स्टोरी ये थी। कौन जानता है किसी को कि एक्चुअल में क्या करते थे? कुछ लोग बोलेंगे प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस की तैयारी की 3 महीने में, बहुत सारे लोगों ने खाली 80 दिन पढ़ा, मैंने 75 दिन पढ़ा, 4 मेंस के टेस्ट लिए और एग्जाम फोड़ दिया। अच्छा, है ना? मतलब अलग ही लेवल का झूठ बोल रहे हैं ये। तो अगर आपकी तैयारी सही है, आप 1.5 साल 2 साल से कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करो। अगर आपका प्रीलिम से निकल रहा है तो पीवाईक्यूज में दिक्कत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने तरीके से नहीं सीखा है, ठीक है, आप उसको जाके जरूर सीखना। एक चैनल का नाम बताता हूँ मैं, एक अंडरस्टैंड यूपीएससी करके एक चैनल है। वैसे मैं भी करवाऊंगा अपने चैनल पे, बट सिंस मेरे वीडियोस आने में टाइम लगेगा, बट आप इनका जरूर देखना एक बारी। इनका एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट एक सीरीज है, मैड करके, वो देखना। बहुत सारे इंसाइट्स आपको समझ में आएंगे कि भाई कहाँ गड़बड़ी होती है। नॉलेज ज़्यादा जरूरी होता है कि एप्टीट्यूड ज़्यादा जरूरी होता है? क्यों कोई बंदा एक बार जब प्रीलिम्स निकालता है तो बार बार उसका निकलता है, अगर वो सही चीज़ को समझ गया है तो? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जनवरी से प्रीलिम्स की तैयारी करो, जो एक बार प्रीलिम्स निकाल लेता है, जिसको समझ में आ गया कि हमको ये करना है, ठीक है, जिसका पीवाईक्यू से बहुत तगड़ा कमांड है। आपको जरूरी नहीं कि 25 साल के पीवाईक्यूज लगाएं, या कि जिस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम दिया था तो मैं वहां से लेकर के आज आज तक के पीवाईक्यूज लगाऊंगा। नहीं है, ये सब नहीं करना, ठीक है। 10-12 साल के आप देख लो, 2011 से लेकर 2024 तक के, आपको पूरा इंसाइट समझ में आ जाएगा। बाकी अगर उसके बाद आपको बाकी उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आगे बढ़ो धीरे धीरे करके, क्योंकि बाकी सारी चीजें चीजें भी तो मैनेज करनी रहती है ना, आंसर राइटिंग भी करना है, मीन्स के पीवाईक्यूज भी लगाने हैं बहुत तरीके से। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखना, इनका एक मैथ सीरीज है, वो आपको बहुत कुछ समझा देगा, ठीक है। इवन समझ तो आप 4-5 साल के पेपर देख के ही समझ जाओगे, लेकिन जस्ट कि सेफ साइड में रहने के लिए और मन के सेटिस्फेक्शन के लिए आप 2011 से लेकर के 2024 तक के लगा के जाना। और देखो, एक बात समझा करो, लोग झूठ मत बोलते हैं। जैसे मैंने एक वो देखा था उस पे सोशल मीडिया पे कि 73 प्रीलिम्स दे के आए हैं, और पता नहीं क्या था वो, 48 प्रीलिम्स दे के आए हैं, है ना, ये है, मेंस इतने दे दिए, इतने इंटरव्यू दे दिए। अरे यार, आप लॉजिकली भी समझो, कोई बंदा 73 प्रीलिम्स कैसे दे लेगा यार? 21 साल की उम्र में तो आपको एग्जाम आप एलिजिबल हो गए, 21 साल में 73 जोड़ोगे, 21 में 73 तो का 94 पहुंच जाएगा वो बंदा 94 साल का हो गया है वो देर एग्जाम दी जा रहा है। ये झूठ होता है भाई। 73 प्रीलिम्स किसके? 73 प्रीलिम्स आज ये तो ट्रेंड हो गया है ना कि रेलवे ग्रुप डी का स्टेज, 2 स्टेज का एग्जाम है, CBT 1 CBT 2, तो उसको भी प्रीलिम्स मेंस के दर्जे में काउंट कर ले रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का प्रीलिम्स दे के आया हूं मैं। ठीक है, जैसे आईएएस का प्रीलिम्स मेंस जो एक होता है, वैसे वो दे के आया हूं मैं। ठीक है, एफसीआई में आया है, ग्रुप डी का क्लर्क का नौकरी आया, तो उसके लिए मैं प्रीलिम्स दे के आ गया हूँ। ये भाई कुछ भी है, कुछ भी। ठीक है, सोशल मीडिया ऐसी चीज होती है ना कि जिसमें लोगों को कुछ सिखाने आता है, वो फर्स्ट फेमस होना चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं, मैं कुछ ऐसा चीज दिखा दूं, मैं कुछ ऐसा हरकत कर दूं, मैं कुछ ऐसा कुछ कुछ भी जिससे मैं रातों रात बिल्कुल फेमस हो जाऊं। और झूठ तो है, यूट्यूब यूट्यूब मनी, है ना, कि यूट्यूब मनी से वो खरीद ले रहे हैं क्या, वो लैंड रोवर डिफेंडर खरीद ले रहे हैं, है ना, ऑटोबायोग्राफी खरीद ले रहे हैं, रोल्स रॉयस फैंटम खरीद ले रहे हैं। बाकी सब जितने दुनिया के बिजनेसमैन, बिल गेट्स वगैरह सब बेवकूफ हैं, एक यही तो निकले हैं नए। और अजीब बात देखो, कई कई से जगहों पे तो यूट्यूब मनी इतना सही बोलते हैं कि ये इतना पैसा कमा रहे हैं कि यूट्यूब के सीईओ से ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं। कभी आपने सुना है कि कोई आदमी मतलब किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके उस कंपनी के मालिक से ज्यादा अमीर हो जाए?
कभी आपने सुना है कि कोई आदमी जियो यूज करके मुकेश अंबानी ज्यादा अमीर हो जा रहा है? कोई टाटा नमक यूज करके रतन टाटा ज्यादा अमीर हो जा रहा है? बातें समझ रहे हो आप कहाँ से चली जाती हैं? तो जितना जैसे वो कहता नहीं, वो रामायण सीरियल में फेंको, पूरी चीज जान लगा के फेंको जहां तक फेंक सकते हो, वही वाला हाल है इनका। और धीरे 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 स्लोली स्लोली करके ये सब चीजें आपके दिमाग में फीड की जाती हैं। रिश्तेदारों से ज्यादा तो खतरनाक सोशल मीडिया हो गया है। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअसली आपको एक ऐसा कंपैरिजन मोड में डाल के रखेगा। हमेशा आपके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बनी ही रहेगी। आप एंटरटेनमेंट के लिए, मूड को रिलैक्स करने के लिए, और यूट्यूब हो गया या फलाने चीजें होंगी, उससे कभी, अगर आप जैसे ये रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखते हो या कुछ करते हो, उससे कभी भी, कि ये जो फालतू की जुमलेबाजी होती है, ये सब होता है, इससे कभी भी आपको वो आपका मनोरंजन नहीं होगा, कभी भी आप रिलैक्स फील नहीं करोगे। आंख बंद करके 10 मिनट 15 मिनट सो जाने से, मान ली लेट गए, नींद नहीं आया तब भी लेटे रहो, उससे रिलैक्सेशन मिलता है। इवन अपने दिमाग में कोई चीज सोच रहे हो कि जो पढ़ा है मैंने, मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ा है। सोने से पहले आप वो रिकॉल करके देखो, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दो कौड़ी की वेब सीरीज, या वो जो बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जैसे, या स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सब काम है यार। इनके पास कुछ काम ना थोड़ी है, तो यही सब करते रहते हैं। कुछ भी बोल, यूपीएससी से वेस्ट ऑफ टाइम, हाँ हाँ है भाई है। फ्री फंड में जब किसी को आईआईटी में एडमिशन दे दोगे बिना आईआईटी का एंट्रेंस पास किए, तो यही बोलेगा ना कि आईआईटी का एंट्रेंस बेकार है, आईआईटी की प्रिपरेशन करना सब फालतू है, इस आईआईटी इज वेस्ट ऑफ टाइम। किसी व्यक्ति को एम्स दिल्ली में इसी एडमिशन दे दो, ठीक है, उसने कोई मेडिकल एग्जाम पास नहीं किया है, तो वो तो यही बोलेगा ना कि फालतू है। किसी को आप बिना चुनाव लड़े लोकसभा का एमपी बना दो, स्टेट असेंबली का एमएलए बना दो, बिना पैसा खर्चा किए, बिना स्ट्रगल किए, बिना कुछ किए, बिना इतना संघर्ष किए उसको बना दो, वो तो यही बोलेगा ना यार फालतू यार चुनाव लड़ना। तो वैसे ही किसी व्यक्ति को जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन में बैठा दो, ठीक चुनाव से पहले, वो ऐसी फालतू फालतू स्टेटमेंट दे रहा है, क्यों? ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीजों की समस्याएं, जो लोग परेशान है उसके बारे में बात करना भूल जाए, वो इसी के पीछे पड़ जाए, है ना। और दो कौड़ी के पॉडकास्ट करने वाले और जो आजकल के बहुत सारे जो यूट्यूबर्स बने हुए हैं, पत्रकार, वो आ जाते हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी आदमी को अंडे बंडे बातें बोलूं, अभद्र बातें बोलूं, तो उसके बाद फिर मैं उस आदमी रिप्लाई जान के उस आदमी के पास कोई जाके रिप्लाई नहीं पाने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा आपका क्या कहना है, नहीं, वो इसी आदमी से पूछे जा रहे हैं, और वो जस्टिफिकेशन भी दिया जा रहा है, नहीं मैं ये नहीं, मैं ये कहना चाहता था। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया। और धीरे धीरे करके आपके दिमाग में ऐसी बातें भर जाएंगी कि आप 27 ईयर्स के हो गए हो, दुनिया में आप बहुत 5 साल हो गए आपको तैयारी करते करते, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा काम है कि आप 6 महीने में कर लोगे? जितनी आबादी है देश की, जितनी आप मोमोज का ठेला भी कहीं लगाओगे, आप चाट का ठेला भी कहीं लगाओगे, कोई बंदा अगर मान लीजिए दिन भर में समोसा बेच रहा है, उसके समोसे बहुत बिक जाते हैं, या चाट का ठेला लगाता है, गोलगप्पे का ठेला लगाता है, आप देख रहे हो कि बहुत भीड़ है उसकी दुकान पे, तो भीड़ एक दिन में नहीं बनी है ना भाई। वो सेकंड जनरेशन है, उनके दादा, बाप, उनके पिताजी 30 साल 35 साल उन्होंने इस धंधे को लिया है, तब जाके उनका लड़का भी उतना ही काबिल है और उस चीज को आगे बढ़ा रहा है, तब जाके वो इतना फेमस हुए हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए। आप समझ रहे हो ना। और सोशल मीडिया की वजह से हर जगह इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, तो वो फिर आपको यही नहीं फील कराएंगे कि अगर आप 4 साल से किसी चीज के पीछे लगे पड़े हो तो वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, दूसरा कुछ काम करो। अब बड़ी आयरॉनिकल बात है, आप आईए छोड़ के भी दूसरा कुछ काम करने जाओगे ना, जैसे मैं, अच्छा ठीक है आईए छोड़ के मैं एमबीए कर, अरे यार एमबीए में क्या रखा है, या कि सिविल सर्विस पहले वही तो कर रहे थे। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पीयर प्रेशर जो होता है, सोसाइटल प्रेशर जो होता है, ये हमारे दिमाग का खेल होता है। कोई नहीं आ रहा आपको बोलने बोलने, ठीक है, कोई आपसे मारपीट क्योंकि आप क्राइम नहीं कर रहे हो ना, आप कोई कुछ कुछ कर थोड़ी, आप अपने काम से काम रख रहे हो, पैसा भी ले रहे हो तो अपने पिताजी से ले रहे हो, मान लो वो कुछ बोलते हैं तो एक बात होती है, बट रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं भाई, उनका क्या, उनका काम है, तुम कुछ भी करोगे। जब तुम 10th के बोर्ड में थे तो तुम चाहे 99.99 लेके आओ, कुछ बता देंगे कि इसमें कम था, इस सब्जेक्ट में कम था, है ना। 12th में भी सेम कहानी। आईआईटी में मान लो सिलेक्शन हो गया तो आईआईटी बॉम्बे में नहीं मिला, आईआईटी बॉम्बे में मिला तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो पैकेज बहुत कम लगा, ठीक है, वहां पर भी कमी है।
उसके बाद आईएएस ने, अरे यार 5 साल हो गया तैयारी करता, अच्छा ठीक है मान लो प्रॉपर आईएएस निकल गया, दूसरी तीसरा अटेम्प्ट में, ये पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया, प्रॉपर आईएएस मिल गया, आहो हमारे जिले में इनकी पोस्टिंग, अब डीएम कब बनेंगे, हमारे जिले में क्यों नहीं डीएम बन जा रहे, अरे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अफसर, तुम क्यों नहीं कमा रहे, अरे नहीं उनका तो इतना बड़ा घर है तुम्हारा, ये चीज कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं। ये पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर हमेशा ही रहता है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का वो होता है खेल। कामकाजी लोग, मेहनती लोग कभी भी तुमसे नहीं चढ़ेंगे, वो तुमसे सीखना चाहेंगे। जो नल्ले हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो जो खाली जलते हैं, वो हमेशा आपको बुरा भला बोल के अपने आप को अच्छा फील कराते हैं, और कोई मकसद नहीं होता है। 5 साल का प्लान है, पंचवर्षीय योजना है कि 4 साल लगता है, 3 साल लगता है, भाई अगेन मैं कह रहा हूँ, आपने तैयारी जब से स्टार्ट की थी, आपको समझ में आ जाता है 1 साल 1.5 साल में कि मेरी कमी कहाँ रह गई है। अगर आप आलस कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तैयारी के नाम पे दुनिया के सब काम कर रहे हो, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, तो 5 साल के 10 साल का काम हो जाएगा। मतलब आप, मैंने एक वो देखा था, मेरा दोस्त था, वो बता रहा था किसी लड़के की कहानी, कि वो क्या करता था कि उसने करीब करीब 7 या 8 साल तैयारी की, और वो क्या करता था कि जब प्रीलिम्स पढ़ता था, एडमिट कार्ड की फोटो अपने पिता को भेजा, उसके पिता पढ़े लिखे नहीं थे, गाँव के कहीं के थे, और एडमिट कार्ड भेज देता था, बड़ा बड़ा संघ लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके पिताजी इसी का ढिंढोरा पीटते थे, अरे हमारा लड़का आईएएस कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वो जाके बता देगा, प्रीलिम्स देगा और बता देगा जिस दिन रिजल्ट आएगा कि मेरा हो गया है, और उसका हुआ वो कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज को चेक कौन करेगा, किसको रिजल्ट देखना आता है, कौन जानता है कि यूपीएससी का रिजल्ट कैसे देखा आता है, वेबसाइट पे आता है, कहाँ आता है, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस देने जाएगा, मेंस भी निकल गया, ठीक है, इसे मेंस भी दे के आ गए, और उसके बाद फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, लोक सेवा आयोग के बाहर, संघ लोक सेवा यूपीएससी के बाहर जाके सूट वूट पहन के किसी रैंडम जा फोटो खिंचा लो कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, फलाने फलाने करने आया हूँ, है ना, सेल्फी ले लो, कुछ कर लो, और अपने घर में भेज देगा। यही काम 6-7 साल उसने किया। आप ये सब तो नहीं कर रहे हो ना, इस हरकत को क्या बोला जाता है, आप पढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी चीज है, जो ये जी का जंजाल प्रीलिम्स है, ठीक है, ये कठिन है भाई, ये बहुत कठिन है, बिकॉज ये बहुत रैंडम है, बहुत डाइसी है, बहुत वाइल्ड है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप पी वाई क्यू एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है, और आपका प्रीलिम्स निकल रहा है और आपका मेंस नहीं निकल रहा है, तो आपके हार्डवर्क में कमी है। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है और आपने सब कुछ सही कर रखा है, मेंस में आप मेंस की टेस्ट सीरीज देते हो, आप आंसर राइटिंग करते हो, आपके सही नंबर आते हैं, तो आपने पी वाई क्यू एनालिसिस तरीके से नहीं किया है, आपने अपना एप्टीट्यूड डेवलप नहीं किया है। समय लगता है, 2 साल का, और आज के समय में तो 3 साल का समय लगता ही लगता है। 14 महीने की तो यूपीएससी की ही साइकिल है, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक 14-15 महीने हो जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर आपको समय लग रहा है तो बहुत आप खराब काम कर रहे हो, ठीक है। आप खुद से लड़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग से लड़ रहे हैं। अपने बारे में सोचिए, आपने कब स्टार्ट किया था, अपने स्कूल का टाइम याद कीजिए, कैसे कैसे धीरे धीरे करके आपकी आपकी लाइन यहाँ तक आई थी। आप प्रिपरेशन में घुसे हो, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, बहुत सारी चीजें सीख चुके हो। 28 साल में सिलेक्ट होंगे या 32 साल में सिलेक्ट होंगे, वो मेरी समस्या है, दुनिया की नहीं समस्या है, ठीक है। डीएम बच्चा होता है कि बाप होता है कि दादा होता है कि नानी होता है, हम देख लेंगे, ठीक है। आप जिस गड्ढे में फंसे हैं, आपके सामने जो समस्या है, आप उस पे काम कीजिए, वही चीज आपको हेल्प करेगी। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो, जिनके बारे में कोई जानता तक नहीं है, बट उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं जो नॉर्मल ह्यूमन कैलिबर का व्यक्ति नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोगों का थ्रेशोल्ड लेवल इतना ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा होता है, कि जो आप ये छोटी छोटी समस्याओं के सामने आते ही रोने लगते हो, परेशान होने लगते हो, निराश हो जाते हो, बहुत डिसहार्टेंड फील करने लगते हो, बहुत डीमोटिवेटेड फील करने लगते हो, है ना। ये सारे प्रोसेस से वो गुजरे हुए हैं, और ऐसे जगह पे गए हुए हैं जहाँ कोई बहुत प्रिविलेज्ड, जिसके पास बहुत रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। मैं कोई बहुत पॉलिटिकली एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, बट जैसे, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो,
तो आप जैसे अब ये हैं, क्या नाम से, मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, आसान तो नहीं होता भाई। आरएसएस में या बीजेपी पता नहीं कितने नेता हैं, सबका इतना कैसे, कोई सब तो नहीं बन जा रहे प्रधानमंत्री। पता नहीं कितने लोग हैं, सालों से लगे पड़े, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई इतना आगे कैसे पहुंच गया। हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं, और उनको निराशा होती होगी। उनको लोग पता नहीं कितने गाली बक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। संसार में इतनी सारी चीज सुनने को मिलती हैं, इतनी चीजों को कंट्रोल करो, ऐसे मैनेज करो, यहाँ से पैसा मिलेगा, वहां से कुछ, इतना चीजें नहीं होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे मुलायम सिंह यादव हो गए यूपी में, है ना, टीचर थे, मास्टर सैफई में। उसके बाद धीरे धीरे बड़े, कहाँ से कहाँ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। मायावती जी का नाम देख लो, एक तो जिस कास्ट की आती है वो, उस कास्ट को लोग मंदिर में तक घुसने नहीं देते थे। मतलब आप समझ रहे हो ना, उनको इंसान नहीं समझा जाता था। ऊपर से औरत, लेडी, ऊपर से 80s 90s का टाइम, हर गली में कोई बाहुबली बैठा हुआ है, हर गली में कोई गुंडा चोर बदमाश बैठा हुआ है, नेता ही है वो। उसमें चुनाव लड़ना, और 2007 में पहली ऐसी सरकार बनाना जिसने 5 साल का अपना टेन्योर पूरा किया, है कि नहीं। योगी जी का पता ही सबको, गोरखपुर का इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, कब मर्डर हो जाए पता ही नहीं था। गोरखपुर में एक टाइम ऐसा था, अनाउंसमेंट होता था उस समय कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक लोग अपने घर से बाहर ना निकलें। गैंग वॉर बेसिकली होती थी उस समय, अनाउंसमेंट होता था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चौपट हो रखा था। लेकिन धीरे धीरे कितनी सारी चीजें सुधरी हैं, लोगों ने अपना नाम रोशन किया है। आप इनका नाम देख लो, राहुल गांधी का नाम देख लो, लोग हंसते हैं इनके ऊपर, सब कुछ करते हैं, बट आप ये सोचो कंटिन्यूअसली जो बंदा इतना चुनाव हार रहा है, और उस इनका पॉलिटिकल करियर छोड़ो, इनका पॉलिटिकल करियर छोड़ो, आप ये सोचो ये कौन से खानदान से बिलोंग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, इतने बड़े वकील थे, अंग्रेजों का केस लड़ते थे। आप समझ रहे हो ना, कितना पैसा उनके पास था, कितना सब कुछ था। उनके बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, उनके बेटे थे राजीव गांधी, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी। इनकी फैमिली लेगेसी देखो, और ये आदमी क्या स्ट्रगल कर रहा है, ये आदमी कैसा कर रहा है। बहुत सारे लोग इनको बेवकूफ़ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, बट सभी लोग हैं अपनी अपनी ओपिनियन देने वाले। इसको भी तो स्ट्रगल कहा जाता है, ये नहीं स्ट्रगल। अपमान हो रहा है, मजाक बन रहा है, बच्चा बच्चा इनके ऊपर हंस रहा है, फिर तब भी लोग टिके हैं। अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुआ लोकसभा में, वो देखो कैसा ब्लो बैक दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके आसपास। बाकी महान लोग जो हैं, नोबेल प्राइज जीता है, इतने अच्छे ये थे, फलाने थे, वो सब तो हैं ही, वो तो सुनते ही आ रहे हो बचपन से। बट कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखा करो, धोनी का एग्जाम्पल ले लो भाई, इनके महेंद्र सिंह धोनी के पिता शायद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी सेल थी या समथिंग, कोई कंपनी थी रांची में, मतलब पीएसयू थी, उसमें पंप ऑपरेटर का काम करते थे। पंप ऑपरेटर का मतलब ग्रुप डी का स्टाफ। वो मूवी आपने देखी होगी, वो एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी, वो देखना। वन टाइप वन का क्वार्टर होता है जिसमें खाली एक कमरा होता है, बाथरूम होता है, किचन होता है। उसमें इनकी हस्बैंड वाइफ, मतलब धोनी के पिताजी, और उनकी माँ और उनकी बहन और ये रहते थे, इनके भाई भी थे एक। वहां से निकल के कोई लड़का, वहां से निकल के, मतलब चंडीगढ़ क्रिकेट एकेडमी है, पंजाब क्रिकेट एकेडमी है, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन है, महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह जैसे ये हो गए ये मुंबई, जहाँ से सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस किया करते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए। वहां से निकल के उनसे कंपटीशन करते हुए कोई लड़का रांची से निकल के 2011 में हिंदुस्तान जैसे देश को वर्ल्ड कप दिलाता है। 1984 में ये काम किसी ने किया था, 83 में सॉरी। आप समझ रहे हो कि कैसा कैसा होता है लोगों का स्ट्रगल। उनके रिश्तेदार नहीं हंसते होंगे कि जब ये बाल बढ़ा के क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, रेलवेज में टीसी की नौकरी मिली थी वो उन्होंने छोड़ दी थी क्रिकेट के लिए। कितनी बड़ी बात होती है। और धीरे धीरे करते 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 कहाँ से कहाँ बंदा पहुंचा, आज हम लोग के लिए आइडल है वो भी ये सोच रहे होते कि नॉर्मली तो जैसे जिस साल युवराज सिंह
2003 के वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, वो घर बैठे हुए थे, 23 साल की उम्र में उनकी एंट्री हुई थी। 23 साल क्रिकेट में एंटर करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग 28-29 साल के बारे में सोचते हो आईएएस में। उनकी भी तेज हो गई थी। युवराज सिंह और धोनी एक ही टाइम के प्लेयर हैं। कूच बिहार ट्रॉफी में तो ये क्या नाम से, युवराज सिंह पंजाब के कैप्टन थे। उसके अगेंस्ट में बिहार के जो टीम थी उसमें अ, धोनी खाली विकेट कीपर थे, उनका नाम तक नहीं आया था। धीरे धीरे करके हुआ ना, 2007 में पहली बारी मौका मिला, फिर उसके बाद तो फिर मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। 2006-07 में जब श्रीलंका के खिलाफ 183 कितना रन मारा था, और फिर 2011 में वर्ल्ड कप दिला दिया। बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। बहुत सारे उदाहरण हैं, उनसे सीखिए। बहुत सारे लोग हैं, उनकी स्टोरीज पढ़िए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आईएएस जो सिविल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं उनके उनके जीवन के बारे में जानिए और सही कहानियां सुनिए। सोशल मीडिया की ये बातें मत सुनिए। वो तो व्यूज पाने के लिए किया आता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, वही धंधा है उनका। है कि नहीं? आपकी अपनी पर्सनालिटी है। आपका अपना खुद का जीवन है, आपके पिताजी का जीवन, आपकी माँ का जीवन है। उनसे सीखिए। जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं वो क्या वो नहीं कर रहे होंगे आपकी एज में। कितने भी अच्छे हों, कितने भी कुछ हों, कितने भी प्रिविलेज्ड हों, बट ये सब समस्याएं, दिमाग की मेंटल प्रॉब्लम उनको भी होती है। टिके रहिए पिच पे। यही एकमात्र उपाय है। जो कर रहे हैं करते रहिए, जी जान लगा के करते रहिए। कुछ समय की बात होती है। एक बार जहाँ वो पीडीएफ में आपका नाम आया, पूरी दुनिया आपकी चेंज हो जाएगी। हर चीज बदल जाएगा। हर चीज।